चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। अब आप सबने देखा हुआ है क्या कि मून किसके अराउंड घूमता है? अर्थ के। और सन के अराउंड कौन घूमता है? क्वेश्चन ढंग से सुना करो ना, शॉक क्यों हो जाते हो? हाँ, सन के अराउंड प्लैनेट्स, ठीक है। और कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंकें तो क्या होगी? नीचे आ जाएगी। क्यों? तो ग्रेविटेशन बताया किसने? न्यूटन ने। कब, कैसे, किस? जब उनके सर पे सेब गिरा। क्लियर? तो उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि सारे ऑब्जेक्ट्स नीचे ही क्यों आते हैं ग्रेविटी में, मतलब अर्थ की तरफ ही क्यों आते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते। या अब ऐसी मून और प्लैनेट्स हैं, वो चक्कर ही क्यों लगा रहे हैं, यानी मून आपका किसी भी प्लैनेट है उसके चक्कर लगा रहे हैं, और प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसा क्यों, यानी कौन सी फोर्स है जिसके बेसिस पर ये कंटिन्यूअस चलते जा रहे हैं? क्लियर? कौन सी इनविजिबल फोर्स है? तो दैट इज योर ग्रेविटेशन। क्लियर? और उसको फोर्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स किन किन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगती है? सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट होती है। क्लियर? तो ये फोर्स है क्या? कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं तो वो दोनों आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? अब अट्रैक्ट करेंगे तो क्या वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे या वहीं पे ही रहेंगे? अब ये सोचने वाली बात है। बताओ, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। अगर आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स नियरली सेम मास है तो वो एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, वो एक सर्कुलर मोशन फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे, जैसा कि प्लैनेट्स और सन में होता है या मून और प्लैनेट के केस में है। क्लियर? अगर दूसरा ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा हो तो वो उस ऑब्जेक्ट के क्लोजर जाने की कोशिश करेगा। क्लियर है दोनों कंडीशन? क्या दोनों एक क्यों हो रहा है ऐसा? टग ऑफ वॉर सबने देखा है? अब टग ऑफ वॉर में आप करते क्या हो बताओ? अट्रैक्ट करते हो कि रिपेल करते हो उनको? वो आपको क्या करते हैं? वो भी अट्रैक्ट ही करते हैं ना, पक्का? तो फिर तो अगर दोनों अट्रैक्ट करते हो क्या दोनों एक दूसरे की तरफ चले जाते हैं? क्या होता है आगे ना समझ में? और अगर वो प्रॉपर फोर्स लगाते रहे तो वो गोल गोल भी घूमना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके पैर घूमने स्टार्ट हो जाते हैं ना टग ऑफ वॉर में। आए समझ में? बट अब दूसरी तरफ आप वीक साइड लगा लो कि बहुत कम वेट वाले यानी छोटे बच्चे लगाओ सपोज दूसरी साइड, तो क्या होगा? आप खींचोगे वो आ जाएंगे। छोड़ना क्या, अट्रैक्ट करना है ना, ठीक है? आया समझ में? तो दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है आपकी। कब? अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। अब मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है और अर्थ मून को कर रहा है, बट मून अर्थ की तरफ आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, वहीं पे गोल गोल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। ऐसे ही अर्थ और प्लैनेट के केस, अर्थ और सन के केस में। क्लियर? सन अब कौन किसके चक्कर लगा सकता है ये कैसे डिसाइड होगा? जिसका मास कम होगा वो चक्कर लगाएगा। क्लियर? अब अर्थ और मून के केस में देखें तो मून का मास अर्थ से कम है, इसलिए मून अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं। सन और अर्थ के केस में देखेंगे तो अर्थ का मास सन से कम है, इसलिए अर्थ चक्कर लगा रही है सन के। क्लियर हुआ ग्रेविटेशन? अब इसी के बेसिस पे न्यूटन ने एक लॉ दिया, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है लॉ आपका? कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हर ऑब्जेक्ट को या दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा विद द फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। क्लियर? जो उनका मासेस होगा उनका प्रोडक्ट होगा, और जो उनका डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, आर से भी रिप्रेजेंट करते हो, और ये जो फोर्सेस है वो उनके सेंटर से एप्लीकेबल होंगी। क्लियर? यानी एक ऑब्जेक्ट है सपोज इसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है, इनके बीच में डिस्टेंस आपका d है। क्लियर? तो इसके बेसिस पे फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m1 m2 बाय d स्क्वायर। और जब भी हमारा
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहां पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। सो फोर्स आपका इतना फोर्स एप्लीकेबल होगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अब जो ये जी की वैल्यू है वो होती है आपकी 6.673 इंटू 10⁻⁻11। और यूनिट कैसे बनेगी जी की, ध्यान से देखो, जी का अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें इससे तो क्या बनेगा, एफ डी स्क्वायर बाय m1 m2। तो ऐसा यूनिट जी की क्या बनेगी, एफ की क्या है न्यूटन, डी डिस्टेंस, डिस्टेंस की मीटर, मास की केजी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपकी जी की ऐसा यूनिट बनेगी। तो आप जी की वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो क्या है, बहुत ही कम है, क्लियर, 10⁻⁻11, यानी कि बहुत ही छोटी वैल्यू है आपकी जी की, जिसकी वजह से अगर सपोज हम दो ऑब्जेक्ट ले लें 1 kg के, क्लियर, और डिस्टेंस हम 1 मीटर कर दें उनके बीच में, तो हमारी जो फोर्स होगी वो आ जाएगी जी के बराबर, 1 का स्क्वायर 1, क्लियर। तो यानी कि 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, यानी इतनी फोर्स लगेगी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में 1 kg वाले, अगर 1 मीटर दूर पे रखे हुए हैं तो, जो कि फोर्स क्या है हमारी, ये बहुत ही कम है। इसलिए हम नॉर्मल, अब आप बोलो, हम आपने बोल दिया सर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, बट हम तो अट्रैक्ट होते नहीं दिख रहे आपस में, ठीक है, वॉल से अट्रैक्ट नहीं हो रहे, चेयर से अट्रैक्ट नहीं हो रहे, फ्रिज से तो हो रहे होगे, फ्रिज के पास पानी पीने चले जाते हो, ठीक है, बट खिंचते हो तो नहीं दिख रहे ना। ऐसा क्यों, क्योंकि मास क्या है, कम है, जिनकी वजह से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्लियर। तो ये फोर्स हमारा बहुत ही माइन्यूट सा है, जिसकी वजह से हमें ये विजिबल नहीं होता स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स में, लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स में। बट हैवी वेट ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, लाइक अर्थ और मून, वहां पर हमें विजिबल है, क्लियर। अब अर्थ और मून के केस में क्या हो रहा है, अब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, और अगर हां तो कितनी फोर्स से, बताओ, बोलो। ये कह रहा है जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, क्या ये सच है, झूठ है, क्यों, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपने क्या पढ़ा, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट को उतनी ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, क्लियर, अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर। दैट्स वाई दो ऑब्जेक्ट अगर सेम मास के तो वो पास में नहीं आएंगे, दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो दूर भी नहीं जाएंगे, दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो फिक्स ऐसे घूमना स्टार्ट कर देंगे, जैसा आपका आया समझ में, सर्कुलर पाथ। तो वो अब कौन किसके चक्कर लगाएगा, आया समझ में, ये फोर्स है आपकी, क्लियर। अब ये फोर्स ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है इसको, क्लियर। तो ये जो लाइट होगा थोड़ा सा वो गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा इस रेडियस से, क्लियर। अब ऐसा क्यों, अब वो भी क्यों, कि वो ही क्यों घूम रहा है, छोटे वाला ही, मास कम है, दोनों के ऊपर फोर्स जो है वो तो इक्वल है, F1 to F21 के इक्वल है, बट जिसका मास कम होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, m1 a1 इक्वल्स टू m2 a2, ये तो इक्वल आएगा। बट अगर m1 ग्रेटर है m2 से तो a1 स्मॉलर हो जाएगा a2 से, जिसका मास कम है उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जिसका मास ज्यादा है उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, क्लियर। तो मून का मास क्या है, कम है, तो मून में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से वो गोल गोल घूमना ऐसे स्टार्ट कर देगा सर्कुलर पाथ पे। आया समझ में, याद रहेगा, क्लियर हो गया ग्रेविटेशन का टॉपिक अच्छी तरह, लॉ भी क्लियर हो गया, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अच्छी तरह वर्ड याद रख सकते हो आप। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये नहीं कि हम अर्थ पे एप्लीकेबल है, स्पेस में कहीं पर भी आप चले जाओगे, वैक्यूम में चले जाओ, तब भी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगी ही करेगी।
क्योंकि इसको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, दैट्स वाई इसका दूसरा नाम इनविजिबल फोर्स भी है। ठीक है, नाउ तो कहीं पर भी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर, याद रहेगा, द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। अब सेंटर की बात ही क्यों करते हैं इसमें हम, कि सेंटर से ये फोर्स लग रही है, क्यों बताओ? सेंटर ऑफ मास। अब आपके जो ऑब्जेक्ट है उसमें मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम उसका मीन पोजीशन निकाल रहे हैं। क्लियर, जैसे कई बच्चे वो करते हैं ना, क्या क्या करते हैं, किसको आता है घुमाते हो बुक को ऐसे, मेरे को तो नहीं आता ऐसे घुमाना, किसको आता है? ठीक है, तो ऐसे घुमा रहे थे, मतलब क्या कि आपने उस ऑब्जेक्ट को होल्ड कर लिया। देखो, इसको मैंने होल्ड करने के लिए हर जगह से पकड़ने की जरूरत है कि एक दो जगह से पकड़ने की जरूरत है? बताओ, एक दो जगह से पकड़ूंगा तो होल्ड हो जाएगी, मतलब मैंने इससे पूरे ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर लिया एक दो जगह से ही। मुझे हर ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, एक दो जगह से ही मैंने होल्ड कर लिया, सारे मासेस आपके कंबाइंड है, बैलेंस्ड हो गए। सेम में इसमें तो सेंटर ऑफ मास कि एक ऐसा पॉइंट जहां से सारे पॉइंट्स जो हैं मासेस वो बैलेंस्ड हो सके। क्लियर, तो इसलिए हम सारी फोर्सेस कहां से ले रहे हैं? सेंटर ऑफ मास से। चाहे आपका ऑब्जेक्ट होलो हो या भरा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर पे लाई करेगा। क्लियर, अगर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि उसका मास हर जगह से एक जैसा है, तो उसका सेंटर हमेशा सेंटर ऑफ मास पे आएगा, सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर पे आएगा। क्लियर, क्लियर हो गया सेंटर ऑफ मास का टॉपिक। नाउ ये भी क्लियर हो गया, जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अब हमें बताओ, हमें अर्थ अट्रैक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? हम अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कौन ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है? दोनों इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे कंफ्यूज करने के लिए। क्लियर, अर्थ और मून कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा है? दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं। सन और अर्थ दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। हम और अर्थ दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर, हमारा मास कम है अर्थ के कंपैरिजन में, दैट्स व्हाई हम अर्थ में एक्सेलरेट होते हुए दिखते हैं नीचे की तरफ जब हम गिरते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट हम फेंकें तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिखता है आपको। क्लियर, आया समझ में? अर्थ का मास हमारे कंपैरेटिव में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है अर्थ में वो क्या होता है? बहुत ही कम। तो अर्थ हमें मूव होती हुई नहीं दिखती, बट हम मूव होते हुए आपको दिखते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया चीज? पॉइंट क्लियर है ये? नाउ इंपॉर्टेंस क्या है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, बताओ। ग्रेविटेशन की वजह से हमें क्या क्या चीजें पता चल रही हैं? प्लैनेट्स क्यों सन के अराउंड मूव करते हैं, मून क्यों सन के अर्थ के अराउंड मूव करता है, टाइड्स आते हैं आपके, हाई टाइड लो टाइड, हम अर्थ पे रुके हुए क्यों है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाए तो वो अर्थ पे वापस क्यों आ जाता है। क्लियर, कोई भी आप उछाल रहे हो, इतनी फोर्स तो खैर नहीं लगा सकते कि एटमॉस्फेयर से बाहर, मतलब ग्रेविटी से बाहर निकल जाए। क्लियर, इवन आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो ग्रेविटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, अर्थ की अट्रैक्शन फोर्स कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के। तो जितना आप अर्थ से दूर जाते जाओगे तो डी बढ़ता जाएगा तो फोर्स कम होती जाएगी। तो दैट्स व्हाई जब बाहर निकल जाते हो वैक्यूम्स वगैरह में तो वहां पे अर्थ फिर आपके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगी ना। क्लियर, याद रहेगा? नाउ हो गया जो फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। हमें कौन सी फोर्स है जो बाइंड करके रख रही है अर्थ पे? हम चाह के भी इतनी जंप नहीं लगा सकते कि अर्थ से बाहर निकल जाए, मतलब अर्थ की फोर्स से बाहर निकल जाए। क्लियर, फ्री फॉल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका फ्री फॉल। ये कर दो रेज। नाउ फ्री फॉल,
फ्री फॉल का मतलब क्या है? अब जिसमें आपका सपोज आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो, ऊपर से क्या होता है? नीचे आता है, पक्का? ऊपर से नीचे आता है, क्यों? हमने तो कोई फोर्स नहीं लगाई उसके ऊपर, तो किस फोर्स से आ रहा है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से, अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही है। क्लियर? तब ये अर्थ जो इसके ऊपर फोर्स लगा रही है और ऑब्जेक्ट जो इसके ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो दोनों फोर्स इक्वल है या अलग अलग है? इक्वल है। क्लियर? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको फिर हम किससे डिनोट करते हैं? जी से। जी का मतलब क्लियर हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? नाउ अब अर्थ हमारे ऊपर कितना फोर्स लगा रही है? जी। अब सपोज ये अर्थ है, हम कहां पे? अर्थ पे, अर्थ के सरफेस पर है हम, तो फोर्स कहां से लगेगी? सेंटर से। तो सेंटर से कितना दूर है हम? दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। क्लियर? अर्थ का मास सपोज हमने m मान लिया, क्लियर? कैपिटल M, और हमारा मास सपोज ऑब्जेक्ट का स्मॉल m। क्लियर? तो अब कितना फोर्स लगाएगी अर्थ? दैट इज F इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। जो आपका जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर था, उसी में हमने m1 m2 को m और m कर दिया, कैपिटल M स्मॉल m, और डिस्टेंस हमारा रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर? अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो आपस में इक्वल है। ये फोर्स क्या थी? जो आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है या ऑब्जेक्ट लगा रहा है, ठीक है? और ये फोर्स क्या हो गई? जो अर्थ लगा रही है। तो इससे हमारा जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये mm कैंसिल आउट, यहां से डिवाइड हो जाएगा। सो जी इक्वल्स टू क्या आएगा? जी एम बाय आर स्क्वायर। यानी ये किसका फॉर्मूला बना लिया हमने? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। क्या बन गया आपका फॉर्मूला? जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है? अब जी क्या है यहां पे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है? कैपिटल जी का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो पूरे यूनिवर्स में क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। जो की वैल्यू आपको अभी बताई थी, दैट इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। अब आपको लग रहा है कि एक जगह पर कभी अर्थ का मास चेंज हो सकता है? या कहीं पर भी आओगे, अर्थ पे जो रहोगे ना, तो अर्थ का मास क्या चेंज हो जाएगा? 1-2 किलो चेंज हो जाए वो बात अलग है, बाकी तो ओवरऑल आपका जो अर्थ का मास है वो सेम रहेगा। क्लियर? आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। क्या रेडियस ऑफ अर्थ अगर आप एक ही जगह पर हो तो चेंज होगा? नहीं। बट आपकी जो अर्थ है वो किस शेप में? एक्चुअल में ओवल शेप में। यानी इक्वेटर पर आपका रेडियस क्या है? बड़ा है, और पोल पे आपका रेडियस छोटा है। क्लियर? इक्वेटर पे रेडियस आपका बड़ा है और पोल्स पे रेडियस छोटा है। तो जी की वैल्यू में थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करो या इक्वेटर से पोल की तरफ। तो कहां पर जी की वैल्यू ग्रेटर होगी? पोल्स पे। जहां पे रेडियस कम होगा वहां पे जी की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। क्लियर? तो वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल्स देन एट इक्वेटर। क्लियर? अब सपोज अगर हम अर्थ के अंदर जाएं या ऊपर जाएं तो क्या लगता है तुम्हें? जी की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अगर हम अर्थ के नीचे जाएं खुदाई करके और या तो ऊपर जाएं आसमान में, नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, दोनों ही केस में अर्थ की जो जी की जो वैल्यू है वो दोनों ही केस में कम होगी। याद रखना, ये फर्दर आप 11th क्लास में पढ़ोगे डिटेल में। क्लियर? क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो अर्थ का जो मास है वो कम होता जाएगा ना, क्योंकि हमें उसी रेडियस के बेसिस पे लेना है। ठीक है? जहां तक आपका इंक्लूडेड है। ठीक है? ऐसे ऊपर जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो आपका मास
क्या होता जाएगा, मतलब जी की वैल्यू वहां पे कम होती जाएगी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। क्लियर? इसके बारे में फर्दर डिटेल में याद रखना। तो सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी जी की कहां पे, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। नाउ अब जी की वैल्यू जब हम देखो, जी की वैल्यू क्या ज्यादा चेंज होगी या कम चेंज होगी किसी भी प्लेस पे, या चेंज नहीं होगी? जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर हम अर्थ पे किसी प्लेस पर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मास आपका अर्थ का कांस्टेंट है, रेडियस आपका कांस्टेंट है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो इन तीनों की वैल्यू फिक्स्ड है इसकी। इससे हमने जी की वैल्यू निकाली है, कितनी आई है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों? क्योंकि जी क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, जी क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए आपकी जी की वैल्यू एट अ प्लेस चेंज नहीं होगी। क्लियर? पर फर्दर कैलकुलेशन के लिए हम कई बार इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए। क्लियर हो गया? नाउ अब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो अब आपने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी चैप्टर 8 में, बहुत फेमस इक्वेशन, क्या क्या? V इक्वल्स टू S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। ये क्या थी आपकी इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब जब फ्री फॉल होगा तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि अर्थ भी क्या अप्लाई कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है, जिससे क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या होगी, इसकी वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो इस जी की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, सेम एक्सेलरेशन से नीचे आएगा ना। तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। क्लियर? वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं होगी। क्लियर? तो कौन सा मोशन है ये भी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसमें भी आपकी ये तीनों इक्वेशन एप्लीकेबल होंगी। बस हम यहाँ पे चेंजेस क्या कर रहे हैं, देखो एक्सेलरेशन जो है वो हमें ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख रहे हैं। और जो डिस्टेंस है वो हाइट में कवर होगा आपका, तो एस की जगह एच यूज करेंगे। क्लियर? तो तीनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। अब अगर सपोज अब दो टाइप के मोशन हो सकते हैं, एक तो फ्री फॉल हो गया कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आते टाइम क्या होगा, उसकी स्पीड जी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। क्लियर? तो जी पॉजिटिव होगा। अब कोई ऑब्जेक्ट हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? अब ऊपर हम फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक पॉइंट तक जा रहा है। क्लियर? यानी धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और फिर जिस पॉइंट पे उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, उस पॉइंट से वो नीचे आना स्टार्ट कर देगा और फिर वो इंक्रीज होने लगेगी। तो अगर जब आपका ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो प्लस जी यूज करेंगे हम, जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो हम माइनस जी यूज करेंगे एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? याद रहेगा? क्लियर? तो इसके बेसिस पर आप न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल सब। चलो एग्जाम्पल 10.2 क्या गिवन है इसमें, एक कार है, वो कहां से फॉल हो रही है, लेट्स से, ठीक है, और ड्रॉप हो रही है ग्राउंड पे इन 0.5 सेकेंड। क्लियर? कार ड्रॉप हो गई लेट्स से कितने टाइम पे, 0.5 सेकेंड में, मतलब वो ग्राउंड पे आ गई। ठीक है, अब जी हमें कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या फाइंड करना है हमें, व्हाट इज इट स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल क्या होगी उसकी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों?
फ्री फॉल हो रहा है, तो फ्री फॉल हो रहा है तो हमारी वहां पे अभी स्टार्टिंग में क्या है, वेलोसिटी 0। क्लियर। अब जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा स्पीड बढ़ती जाएगी। क्लियर। तो वो हमें वेलोसिटी अब बतानी है कि ग्राउंड पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब वो ग्राउंड को हिट करेगी। क्लियर। और क्या बताना है हमें, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। एवरेज स्पीड भी आपको निकालना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, हाउ हाई इज द लेज, हाइट कितनी है उसकी, वो हमें निकालना है। क्लियर। सो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम v निकालने के लिए, पहले फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस gt। तो v निकालना है हमें, u कितना है 0, g कितना है 10 और t हमारा 0.5। मल्टीप्लाई किया इन्हें तो क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो v आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। यानी जब वो ग्राउंड को हिट करेगी तब उसकी स्पीड क्या होगी 5 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज स्पीड हमें निकालना है। तो अगर आपको एवरेज स्पीड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है आपका u प्लस वी बाय 2। ध्यान से देखना बेटा, जब हमने क्या बोला, जब आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए निकालना है तब आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, u प्लस वी बाय 2। तो u कितना हो गया यहाँ पे 0, v क्या हो गया 5 अपॉन 2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड। 0 प्लस 5 5.2 2.5। क्लियर। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में क्या बोले, हाइट निकालनी है। तो उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करें, थर्ड भी यूज कर सकते हैं, सेकंड भी यूज कर सकते हैं, एज पर अवर कन्वीनियंट। क्लियर। ut प्लस हाफ gt स्क्वायर कर रहे हैं सपोज, g हमारा पॉजिटिव। क्लियर। एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे पॉजिटिव g हो गया। क्लियर। सो h हमें निकालना है, u कितना है 0, t 0.5 प्लस हाफ इंटू g 10 और t अगेन 0.5 इंटू 0.5। क्लियर। अब 0 इंटू 0.5 0, हाफ ये कट गया 5। अब इन तीनों में 5 है, 5 5 5 मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 125 और 2 डेसिमल प्लेस है, एक इसमें एक इसमें, तो 1.25। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 1.25 मीटर। यानी इतनी हाइट से आपकी कार गिरी है लेज में, लेज से ग्राउंड पे। क्लियर। 1.25 मीटर आपका हाई था लेज। क्लियर हो गया तीनों पार्ट्स। आगे समझ में कैसे अटेम्प्ट करने न्यूमेरिकल्स। पहले जो जो चीजें आपको क्वेश्चन में पता है वो लिखनी है, जो निकालनी है वो लिखनी है, देन इक्वेशन सोचना है आपको कौन सी इक्वेशन यूज होगी वहां पे और उसको सॉल्व करके फिर फाइनल वैल्यूज निकालनी है। ठीक है।